गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज आपकी जो फर्स्ट बुक है जियोग्राफी की, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, उसका आज हमने फर्स्ट चैप्टर कवर अप करना है जिसका नेम है ह्यूमन जियोग्राफी नेचर एंड स्कोप। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। एक बार वीडियो सुन लोगे तो दोबारा ठीक है वीडियो सुन ही नहीं पाओगे। मतलब इतना ज़्यादा इजी चैप्टर मैं आपके लिए बना दूंगी कि एक बार से ही आपका काम चल जाएगा। सेकंड वन इज़ दैट कि ये जो चैप्टर है आपका वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसे ध्यान से सुनना। बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको जैसे पता ही है, जो बच्चे 2022 से 23 के लिए बोर्ड्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उनको पता होगा कि इस बार आपका CBSE ने पेपर पैटर्न चेंज कर दिया है। पेपर पैटर्न में उन्होंने क्या चीज़ रखी है कि 50% जो पेपर होगा बच्चे आपका वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर होगा। मतलब वो चैप्टर के रिलेटेड तो होगा बट थोड़ा हाई लेवल का होगा। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड के लिए जैसे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो जिस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर को आपने डिटेल से ठीक है समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, रटना नहीं है। रटोगे तो ऑफकोर्स जाओगे फिर। और अगर इस चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। अगर आप इंस्टा यूज़ करते हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जाकर चेकआउट करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ पे मैंने क्लैरिटी के साथ नोट्स ठीक है अपलोड करती हूँ। जैसे जैसे वीडियो के पार्ट्स बनते रहते हैं वैसे वैसे ही नोट्स जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम पार्ट 1 के ऊपर बात करेंगे तो पार्ट 1 के नोट्स मैं वहाँ पे डाल दूँगी। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट्स के हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे जियोग्राफी हो, और आगे आगे जितना मुझे टाइम मिलता जाएगा वो सब सब्जेक्ट्स में कंप्लीट करती जाऊँगी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है, जो इंस्टा नहीं बच्चे यूज़ करते वो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेके ठीक है अपने नोट्स बना सकते हो। और एक बात ध्यान से याद रखना, मैं आपको ठीक है थोड़ा ड्रामेटिकली तरीके से पढ़ाऊंगी। ड्रामेटिकली तरीका क्या होता है, जिसमें हम डायग्राम्स के थ्रू पढ़ते हैं, तो वो कंसेप्ट हमेशा आपको रटा रहेगा। अगर मैं बुक से पढ़ाऊंगी तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, पढ़ाने तो मैं पढ़ा भी सकती हूँ बट जो चीज़ आपने इमेजिन की होती है बच्चे वो ज़्यादा समय तक ठीक है वो चीज़ रहती है। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ठीक है आपको चैप्टर का मतलब ही पता होना चाहिए। दीदी हमने ठीक है 11th में जियोग्राफी एज अ डिसिप्लिन पढ़ा था, तो ये ह्यूमन जियोग्राफी क्या है? देखो ये भी बहुत इजी चीज़ है। आपने 11th में क्या पढ़ा था? आपका फर्स्ट चैप्टर ही क्या था? जियोग्राफी एज अ डिसिप्लिन, है ना। तो उसमें आपको ये पढ़ाया जाता था कि बच्चे जो जियोग्राफी होता है वो 2 टर्म से मिलके बना होता है। ठीक है, जियो का मतलब होता है अर्थ एंड ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। तो बेसिकली हम जियोग्राफी में क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ द अर्थ। ठीक है, हम अर्थ को पूरे तरीके से पढ़ते हैं कि अर्थ की 3 लेयर होती हैं, फिर ये वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, अर्थक्वेक कैसे आते हैं, ये सब चीज़। अब ह्यूमन जियोग्राफी क्या है? तो ह्यूमन जियोग्राफी का मतलब होता है कि जब हम नेचर का ह्यूमन वर्ल्ड के साथ क्या रिलेशनशिप है, जब हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं तब हम ह्यूमन जियोग्राफी पढ़ते हैं। अब इस रिलेशनशिप में हम ये भी पढ़ सकते हैं कि कैसे जो आपका ह्यूमन है वो नेचर के साथ डिपेंड है। ठीक है, कैसे हम पूरे तरीके से नेचर से फ्री हो सकते हैं, कैसे नेचर हमें कंट्रोल कर रहा है, और कैसे हम नेचर का इस्तेमाल करके अपने सेटलमेंट्स बनाते हैं। ये सब चीज़ें ठीक है हम ह्यूमन जियोग्राफी में पढ़ते हैं। अगर आपको सीधी डेफिनेशन चाहिए ह्यूमन ज्योग्राफी की तो यहाँ पे मैंने लिखी है। ह्यूमन ज्योग्राफी बेसिकली क्या होता है? स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन वर्ल्ड। हम इंसान के बीच में और नेचर के बीच में जो रिश्ता बनता है, जो रिलेशनशिप बनता है, दैट इज़ नोन एज ह्यूमन ज्योग्राफी। देखो आपको ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब क्लियर हो गया कि जिसमें ह्यूमन वर्ल्ड और नेचर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है हम उसे ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखी है ड्यूलिज्म। अब ये ड्यूलिज्म वर्ड क्या होता है? देखो जियोग्राफी को पढ़ने के भी ठीक है कुछ तरीके होते हैं। एक हम जियोग्राफी पढ़ते हैं थोड़ी सिस्टमेटिक तरीके से, एक हम जियोग्राफी को पढ़ते हैं थोड़ा रिलीजियस अप्रोच के साथ। देखो सिस्टमेटिक तरीका वो तरीका होता है जिसमें हम एकदम सिस्टम के साथ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल
एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपने बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है, तो आपने पहले ही टाइम टेबल बना दिया कि 3 दिन मुझे हिस्ट्री को देने हैं, 3 दिन जियोग्राफी को, 3 दिन पॉलिटिकल को देने हैं, ठीक है। एंड रीजनल में क्या होता है कि रीजन की पूरी डिटेल स्टडी की जाती है, ठीक है। अब देखो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपने 3-3 दिन का टाइम टेबल बना लिया कि हिस्ट्री को मुझे 3 दिन देने हैं। अब रीजन ज्योग्राफी में या फिर रीजनल ज्योग्राफी में आप क्या पढ़ते हो कि हिस्ट्री के अंदर कौन से चैप्टर हैं उनको मुझे कितना टाइम देना है। फॉर एग्जांपल मैंने पंजाब को ले लिया, पंजाब की अब रीजन के अंदर मैं, ठीक है, स्टडी करूँगी। फॉर एग्जांपल माझा मालवा दोआबा, ठीक है, माझा मालवा दोआबा, अब इनकी मैं डिटेल में स्टडी करूँगी और उसको हम क्या बोलेंगे, रीजनल जियोग्राफी। सिस्टमैटिक जियोग्राफी में हम सिस्टम के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं एंड रीजनल जियोग्राफी में हम रीजन के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन चाहते हो तो यहाँ पे मैंने लिखी है। ड्यूअलिज्म क्या होता है, डिबेट टू बी स्टडी द जियोग्राफी थ्रू सिस्टमैटिक, जिसको हम लॉ मेकिंग या फिर थेरोराइजिंग के नाम से भी जानते हैं, नोमोथेटिक भी इसको बोला जाता है, एंड रिलीजन अप्रोच जिसको हम डिस्क्रिप्टिव या फिर आइडियोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली ड्यूअलिज्म क्या है, अगर आप ईजी लैंग्वेज में लिख के आना चाहते हो तो ड्यूअलिज्म वो होता है, डिबेट होती है एक टाइप की स्टडी, हम जियोग्राफी को कैसे पढ़े थ्रू सिस्टमैटिक या फिर रिलीजियस अप्रोच के साथ, इसको ही हम ड्यूअलिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जियोग्राफी जब आप पढ़ती हो तो कुछ डेफिनेशंस दी थी, ठीक है, हमारे जियोग्राफर्स ने, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए आपको कुछ डेफिनेशंस भी पढ़नी होगी कि ह्यूमन ज्योग्राफी को जो आपके दूसरे जियोग्राफर्स हैं वो किस नज़रिए से देखते हैं। अब देखो जो आपका रेड्सल था, ठीक है, इन्होंने बोला था कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, इस सिंथेटिक स्टडी है, ठीक है, सिंथेटिक स्टडी है जिसमें हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस का। अकॉर्डिंग टू रेड्सल ये यही बेसिकली बताना चाहते थे कि ह्यूमन ज्योग्राफी एक सिंथेटिक स्टडी है, ठीक है। सिंथेटिक मतलब कि इन्होंने यहाँ पे ज़्यादा प्रभाव डाला है कि एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस का क्या रिलेशनशिप है हम उसको ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आगे हम देखें तो एलन सी सैम्पले ने एक डेफिनेशन दी है। इनके अकॉर्डिंग ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है, बेसिकली एक ऐसा स्टडी रिलेशनशिप होता है, एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें हम अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल का रिलेशनशिप पढ़ते हैं। अब अनरेस्टिंग मैन का मतलब, अनरेस्टिंग मैन मतलब देखो जब से, ठीक है, ह्यूमन के पास टेक्नोलॉजी आई है तब से वो क्या कर रहा है, न्यू न्यू गैजेट्स बना रहा है और इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारी अर्थ पे भी प्रभाव डल रहा है। तो अनरेस्टिंग मैन मतलब कि वो डेवलपमेंट के लिए जो काम कर रहा है उसको अनरेस्टिंग मैन बोला गया है। एंड अनस्टेबल अर्थ का यहाँ पे ये मतलब है कि जैसे जैसे हम डेवलप कर रहे हैं हमारी अर्थ स्टेबल नहीं है, हम जितना अपनी अर्थ को हार्म करेंगे बदले में उससे ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल कोविड इसी कारण आया, ठीक है, हम अपनी अर्थ को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे थे तो अर्थ ने वापस हमारे ऊपर वो चीज़ें फेंकनी है। तो ये थी एलन सैम्पले की, ठीक है, डेफिनेशन। ठीक है, आपको यहाँ तक पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं समझ सकती हूँ कि पीछे, ठीक है, वीडियो के थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आ रही हैं। देखो यार वो है प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे घर में है मेरे सिबलिंग्स और वो शोर मचाते रहते हैं, भाई बहन की, ठीक है, किसी में बनती नहीं है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। बट कोई बात नहीं, आप सिर्फ मेरी आवाज़ पे फोकस करो, धीरे धीरे आपको सारा कंसेप्ट क्लियर में आ जाएगा। तो देखो अब हमने ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ लिया कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है, ड्यूअलिज्म क्या होता है एंड कौन कौन सी डेफिनेशन किस किसने दी थी वो हमने सब क्लियर कर लिया है, ठीक है। अब देखो ह्यूमन ज्योग्राफी को, ठीक है, ह्यूमन के फेस या फिर ह्यूमन बॉडी के साथ भी रिलेट किया गया है। आपको ये बात पता थी पहले? मुझे तो खुद नहीं पता थी। मैं तो जब 12th में मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा तब मुझे जाके पता लगी कि जो ह्यूमन के अंदर, ठीक है, उसका नोज़ होता है वो ग्लेशियर्स को डिनोट करते हैं एंड जो फेस होता है वो अर्थ को डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ें हमें बाद में पता लगी। अगर अब जब आप ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ते हो तब हमें ये भी पता लगता है कि ह्यूमन के जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं ना, मतलब ये ह्यूमन बीइंग है, इसके जितने भी फीचर्स हैं वो जियोग्राफी में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपके ग्लेशियर्स, अर्थ, सॉइल, रिवर, स्तंभ, स्टॉर्म, ठीक है, उनके साथ रिलेट किए जाते हैं, उनको साथ, ठीक है, उनको सिंबलाइज किया जाता है, ठीक है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन फिनोमेना, जितने भी आपके फिजिकल मतलब ये स्टॉर्म, स्तंभ, रिवर, सॉइल, अर्थ, ग्लेशियर,
एंड जो आपके ह्यूमन फिनोमिनास होते हैं, ह्यूमन फिनोमिना मतलब ह्यूमन का फेस, आइस हो गया, ठीक है, टंग हो गई, इसको मेटाफर्स के साथ, ठीक है, डिनोट किया जाता है। आपने पोएटिक डिवाइस सुनी होगी, मेटाफर। मेटाफर में क्या होता है, जब हम कंपैरिजन करते हैं, ऐसे ही ह्यूमन का, ठीक है, उसके अर्थ के जो फिजिकल फीचर्स हैं उनके साथ ह्यूमन को कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। कैसे कंपैरिजन किया है वो मैंने यहाँ पे देखो बताया है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना आपका बच्चे, ये 3 मार्क्स में भी बोर्ड में पूछ लेते हैं, तभी, ठीक है, मैंने थोड़ा ड्रामेटिकली बताया। अगर आप ये चीज़ बना के आओगे ना तो आपको मार्क्स ऑफकोर्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि बुक में ये चीज़ें नहीं होती, ये चीज़ें आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आती है। अब देखो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ह्यूमन है, ठीक है, आपको उसको डिफरेंट जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं अर्थ के साथ डिनोट किया है। जो आपका ह्यूमन का नोज होता है, ठीक है, वो ग्लेशियर के साथ डिनोट करता है। अब इसको मैं याद करने का, ठीक है, आपको तरीका बताती हूँ। देखो ठंड में क्या होता है, ठीक है, सभी की यार नोज़ी बहती है, ठीक है, ये तो कॉमन बात है, सबको जुकाम हो जाएगा तो उनकी तो नोज़ी बहनी है। तो इसी से आप याद करो कि ग्लेशियर्स क्या होता है, जब वहाँ पे सनलाइट पड़ती है ग्लेशियर्स पे, तब आपकी क्या होती है, रिवर्स बनती है। वो वाली रिवर मत समझना, ठीक है, जो नोज़ में से क्या बोलते हैं उसको, जो भी, ठीक है, आपको समझ में लग गया ना, वो मत समझना। जस्ट मैंने आपको याद करने का तरीका बताया, ठीक है, कि नोज से क्या है, आपके ग्लेशियर्स को इन्होंने डिनोट किया है। फेस से आपको, ठीक है, अर्थ की तरह डिनोट किया है कि जो ह्यूमन का फेस होता है वो किसकी तरह होता है, वो होता है आपका अर्थ। आगे बताया गया कि जितनी भी ये पूरी प्रोफाइल होती है आपके व्हाट्सएप पे, ठीक है, प्रोफाइल पे लगी होती है ना, तो उसको इन्होंने किस तरीके से डिनोट किया है, उन्होंने किया है सॉइल के साथ, कि जैसे ह्यूमन की प्रोफाइल होती है वैसे अर्थ में उनके फिजिकल कंपोनेंट क्या होता है, सॉइल। आगे जो इसका माउथ होता है, ठीक है, उसको रिवर की तरह डिनोट किया। अब इसको भी याद करने का तरीका बताती हूँ। कोई डिलीशियस खाना आपके सामने आ रहा है, ठीक है, इमेजिन करो जो भी आपको पसंद है, ठीक है, चाहे वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, कोई भी आपके सामने चीज़ आ रही है और मुंह से लारे टपक रही है कि हाय काश ये चीज़ मुझे मिल जाए, तो ऐसी, ठीक है, आपने याद करना है कि माउथ से क्या होता है, रिवर, ठीक है, रिवर को डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट से इस थम्स को, ठीक है, डिनोट किया जाता है। एंड आँखों को किससे डिनोट किया जाता है, स्ट्रॉम्स क्या होता है, वो आपने बवंडर टाइप देखा होता है ना, गोल गोल घूमते होते हैं, तो वो ही। जब आपके जब आपके टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं तो चक्कर आते हैं ना कि अब मम्मी से डांट पड़ने वाली है, बस इसी तरीके से आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। अब देखो ह्यूमन को तो डिनोट कर दिया, बट आगे जो आपकी, ठीक है, जो आपके विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, आपके जितने भी स्टेट है, कंट्रीज है, रोड है, रेलवे, वाटरवेव्स हैं, उनको भी इन्होंने, ठीक है, ह्यूमन की बॉडी के साथ, ठीक है, डिनोट किया है। वो कौन कौन सी चीज़ है मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे बताया गया है ऑर्गेनिजम्स क्या है, बेसिकली अकॉर्डिंग टू जियोग्राफर्स उन्होंने बताया है कि जो आपके रीजन्स होते हैं, विलेज होते हैं, टाउन्स होते हैं, इनको हम एज अ ऑर्गेनिजम्स की तरह ट्रीट करते हैं। एंड जो आपकी स्टेट एंड कंट्री होती है उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते हैं। जितने भी आपके रोड्स हैं, रेलवे हैं एंड वाटर वेव्स हैं, उन्हें हम आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन की तरह मानते हैं। आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन आपने 10th में, ठीक है, साइंस में पढ़ा होगा, जिसमें जो आपका ब्लड होता है ऊपर नीचे जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो आप कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाओगे। स्टेट एंड कंट्री नहीं होगी तो लड़ाइयाँ एकदम होने वाली हैं, ठीक है। तभी इनको एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह माना गया है। आई होप आपको यहाँ तक, ठीक है, पूरे तरीके से समझ में आया होगा। फिर आगे, ठीक है, आपकी बुक में लिखा गया है पॉइंट नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर क्या है, बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया, ठीक है, ह्यूमन का नेचर के साथ जो रिलेशनशिप है वो हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम सॉइल, क्लाइमेट, हाउस, विलेज, फ्लोरा एंड फौना, सिटीज़ के बारे में भी पढ़ा जाता है। बस इस टॉपिक में, ठीक है, आपने इतना ही याद रखना है कि नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में पहले तो आप डेफिनेशन दोगे ह्यूमन ज्योग्राफी की, फिर आप बताओगे कि जी ह्यूमन ज्योग्राफी में सॉइल, क्लाइमेट, हाउस, विलेज, फ्लोरा एंड फौना एंड सिटीज़ के बारे में भी पढ़ा जाता है। हम
ठीक है अपने बहुत ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर आ गए हैं। इस चैप्टर में बेसिकली आपकी ठीक है 3 थ्योरीज़ के बारे में ही पूछा जाता है। वो ऐसे क्वेश्चन डालते थे कि एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म के बारे में बताओ, पॉसिबलिज्म के बारे में बताओ, ग्रिफिन टेलर्स ने ठीक है जो आपकी थ्योरी दी थी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म उसके बारे में बताओ, कंपैरिजन करके बताओ एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबलिज्म में। बच्चे फंसते भी इसी में हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि हाय बाबा पता नहीं ये कौन सा टॉपिक दे दिया, बट सच मानो बहुत ज़्यादा इजी है। आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, कहानी के तरीके आपने ठीक है इस चीज़ को समझना है मेरे से, और बहुत ईजी तरीका ठीक है आपको लगेगा। डायग्राम्स के थ्रू तो वैसे ही चीज़ें बहुत ईजी लगती हैं। तो बिना ठीक है बकवास बंद करके हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे बताया गया है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। अब एक चीज़ ये दिमाग में ध्यान से बिठा लेना, जहाँ पे नेचर से कोई बात शुरू होगी, यहाँ पे देखो नेचर ही लिखा है ना, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन मतलब नेचर से बात शुरू हो रही है। जहाँ पे भी नेचर से बात शुरू होगी उस कॉन्सेप्ट में ठीक है नेचर जो होगा आपका सुप्रीम होगा, नेचर जो होगा आपका पावरफुल होगा। ये बात ध्यान में रख लेना, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट आपने यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि जहाँ पे भी नेचर से कोई बात जब आएगी तो वहाँ पे नेचर जो होगा आपका सुप्रीम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हेडिंग दी गई है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ठीक है। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन का क्या मतलब है यहाँ पे समझो। देखो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में जो आपका नेचर होता है ना बच्चे, उसको एज अ सुप्रीम माना जाता है। ये आपका टाइम है प्रिमिटिव सोसाइटी का, जब आदिवासी रहते थे उस टाइम पे सोचो हम नेचर के ऊपर ही डिपेंड थे, ठीक है। पेड़ में फल लग गए ठीक है, वरना नहीं तो नहीं हम भूखे रह जाएंगे, या फिर एनिमल्स के ऊपर हम डिपेंड थे तो एक तरीके से नेचर के ऊपर ही डिपेंड है ना। तो जिस टाइम पे हम नेचर को एज ए सुप्रीम मानते हैं, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन की सिचुएशन है। अब यहाँ पे जो आपका मैन था ठीक है वो नॉट सुप्रीम था, मतलब इतना ज़्यादा सुप्रीम नहीं था। आज तो बच्चे हम ठीक है टेक्नोलॉजी के साथ अगर गर्मी लग रही है तो हमने एसी बना लिए हैं, बट उस टाइम पे एसी थे नहीं, हम पूरे तरीके से नेचर के अंडर आते थे। और इसी सिचुएशन को क्या बोला जाता है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। नेचुरलाइजेशन को हम एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म भी बोलते हैं, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे नाम हैं। देखो एक तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन भी बोला जाता है, एक एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी बोला जाता है, और अकेला इस थ्योरी को डिटर्मिनिज्म भी बोला जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना। और ये जो बच्चे आपके थ्योरी थी नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन की जो थ्योरी थी वो किसने दी थी, वो दो ठीक है आपके जियोग्राफर्स ने दी थी। एक था आपका फ्राइडरिच रेड्सल जिसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, एंड एक था आपका ईसी सैम्पल, ठीक है, इसकी भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है। रिचर्ड रेड्सल की तो ये डेफिनेशन थी कि वो बोलता है कि ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस का जो रिलेशनशिप है उससे ह्यूमन जियोग्राफी बोला गया था, और ईसी की तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ के ही हटी है। सबसे पहले ये जो आपका कॉन्सेप्ट था वो रिच रेड्सल ने दिया था 1882 में, बट इसको दोबारा रिवाइज करके ठीक है 1911 में इसको फाइनली पब्लिश वगैरह किया गया था। ये चीज़ ध्यान में रखना। अब नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में बेसिकली कौन सी चीज़ें होती हैं वो है यहाँ पे मैंने लिखी है। ऐसा अगर आप खुद लिख के आ जाओगे ना बोर्ड्स में तो कुछ नंबर नहीं घटने, नंबर इंक्रीज ही हो जाओगे। अगर ये भी बनाया होगे तो वो एग्जामिनर तो आपसे खुश हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये बताया गया था कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में क्या है, प्रिमिटिव सोसाइटी जो होती है एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे एग्जिस्ट आना है, ठीक है। पता नहीं शायद मेरे दिमाग से ही निकल गया, मैंने चेक नहीं किया था तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे एग्जिस्ट आना है कि जो प्रिमिटिव सोसाइटी होती थी बच्चे वो आपकी एग्जिस्ट करती है। प्रिमिटिव सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप नहीं होती, मतलब होती ही नहीं एक तरीके से। आप पूरे तरीके से ठीक है डिपेंड हो नेचर पे। सबसे अगर बेस्ट एग्जांपल दूँ तो जिस टाइम पे आदिवासी रहा करते थे, ठीक है। आप यार एक कार्टून भी आता होता था हंगामा टीवी पे, अब मेरे को याद नहीं, वो ना छोटा सा एक कैरेक्टर होता था तो वो ना अपने पापा को बोलता था कि खाना है, तो वो ना मैमथ कुछ एलिफेंट टाइप का करेक्टर होता है तो उससे मार के लेके आते होते थे। अब मेरे को उस करेक्टर का नाम नहीं पता, वो कार्टून होता था, उसमें बताया गया था कि ऐसी प्रिमिटिव सोसाइटी होती थी, ठीक है। यहाँ पे बच्चे आपका मैन जो होगा वो एक्टिव एजेंट नहीं होगा एनवायरनमेंट के अंदर। एक्टिव एजेंट मतलब वो अपनी फैसिलिटीज़ के लिए कुछ चीज़ें नहीं बना पाएगा। समझ लो उसको एक गर्मी लग रही है तो क्या करेगा, पेड़ की छां के नीचे बैठ जाएगा। ये थोड़ी उस टाइम पे भी एसी बना लेते, आदिवासी एसी बना
रहे, इमेजिन करके देखो आदिवासी ने एसी बनाया, तो ऐसी चीज़ नहीं होती थी। ठीक है, आगे बताया गया था कि नेचर जो था यहाँ पे सुप्रीम था, सबसे पावरफुल कौन, नेचर, ये चीज़ याद रखनी है। पीपल, ठीक है, लोग डर जाते थे नेचर से, अगर वहाँ पे कोई भूकंप आ गया, अगर वहाँ पे कोई अर्थक्वेक आ गया, हम पता क्या सोचते थे कि हमसे कोई गलती हो गई है, तभी अर्थ ने, ठीक है, हमारे ऊपर ये अत्याचार किया है। तो अर्थ को वो एज अ, ठीक है, गॉड की तरह ट्रीट किया करते थे एंड उसकी पूजा किया करते थे। वर्शिप मतलब पूजा किया करते थे। नेचर को एज अ मदर गॉडेस माना जाता था, देवी माना जाता था। अगर हम नेचर से अच्छा बिहेवियर करेंगे तो नेचर हमें अच्छी चीज़ें देगी, अगर हम नेचर का खिलवाड़ करेंगे तो नेचर भी हमारे साथ ज़्यादा खिलवाड़ करेगी। आगे है कि ह्यूमन जो था बच्चे पूरे तरीके से नेचर पे डिपेंड था, पूरे तरीके से, खाना मिला ठीक है, नहीं तो ना सही। आगे है कि यहाँ पे हमें लैक ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट देखने को मिला कि टेक्नोलॉजी बिल्कुल थी ही नहीं। और अगर आपको एक नंबर में, ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर क्या है, एनवायरनमेंट डिटर्मिनिज्म क्या है, या फिर डिटर्मिनिज्म क्या है, तो आप सिंपली ये लिख के आ सकते हो कि जब प्रिमिटिव सोसाइटी में, ठीक है, जो प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी है एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, जब आपका नेचर, उसके बीच में जो इंटरेक्शन होती है, मतलब नेचर एंड ह्यूमन के बीच में जो इंटरेक्शन होती है, कौन से ह्यूमन की, जब वो प्रिमिटिव सोसाइटी में रहता था, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट डिटर्मिनिज्म। एनवायरनमेंट डिटर्मिनिज्म भी बोला जाता है, डिटर्मिनिज्म भी बोला जाता है, या सिंपली नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन भी बोला जाता है। आई होप, ठीक है, आपको वो कंसेप्ट पूरे तरीके से क्लियर समझ में आ गया होगा। बच्चे कुछ नहीं समझ में आता ना, कुछ भी नहीं, बेझिझक यार आप मेरे से पूछो, आपके लिए ही मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, ठीक है, कि आपको फ़ायदा हो, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जो आप डायग्राम्स देखते हो ना, ये बुक में से नहीं है, आप चाहे वेबसाइट उठा के देख लो, बुक में से नहीं है। ये मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया था अपने 12th में, कैसे चीज़ों को पढ़ना है, ये वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। ठीक है, कोई भी स्टडी रैंक खोल लो, कोई भी, ठीक है, नोट्स खोलो, यूपीएससी के खोल लो, ये चीज़ आपको नहीं मिलने वाली। चलो ठीक है, अब आपने नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में क्या है कि जिसमें नेचर से अगर बात स्टार्ट हो रही है तो नेचर क्या होगा, पावरफुल। अब वो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन से बिल्कुल उल्टी जो थ्योरी है वो आपकी है ह्यूमनाइजेशन ऑफ ह्यूमन। अब दिमाग लाओ, यहाँ पे ह्यूमन से बात शुरू है तो क्या होगा, क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, सही पकड़े कि ह्यूमन, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बच्चे, आपका पावरफुल होगा, शक्तिशाली, डोले वोले बने होंगे ह्यूमन के, नहीं वो चीज़ नहीं है। ह्यूमन जो होगा बच्चे, हाँ यहाँ पे, ठीक है, सुप्रीम होगा और यहाँ पे एक्टिव एजेंट होगा। अब ये कौन सी आपकी सिचुएशन है, ये सिचुएशन है वो जब हमने टेक्नोलॉजी, ठीक है, डेवलप कर ली थी, टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत अच्छी खासी आ गई थी। अगर अब हमें, ठीक है, नीचे से गर्मी मिल रही है, गर्मी लग रही है, हम क्या करते हैं, घर में जाके एसी चला के आराम से ठंडी ठंडी हवा ले लेते हैं। ठंडा पानी नहीं है पीने को, ठीक है, हमने क्या किया, फ्रिज वगैरह बनाई, उसमें रख दिया एंड ठंडा हो जाता था। तो ये चीज़ थी, ठीक है। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में बेसिकली क्या है, जब ठीक है आपकी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी। ह्यूमनाइजेशन का दूसरा नेम है पॉसिबलिज्म। पॉसिबलिज्म देखो वो थ्योरी होती है जहाँ पे हर एक चीज़ पॉसिबल हो रही है। ह्यूमन, ठीक है, नेचर को ईजिली कॉन्कर कर रहा है, कॉन्कर मतलब अपने कब्जे में ले रहा है। गर्मी लग रही है, एसी चला रहा है, ठंडा पानी पीना है, फ्रिज बना रहा है, ठीक है। और भी अगर आपने कहीं पैदल चल के जाना है, नहीं चला जाना, साइकिल बना रहा है। तो ये सब चीज़ें थी, मतलब हर एक चीज़ क्या हो रही है, पॉसिबल हो रही है, हम हर एक चीज़ को पॉसिबल कर रहे हैं, ठीक है। ये जो आपकी थ्योरी थी ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, ये आपके एक फ्रेंच स्कॉलर था, ठीक है, लुइस ने दी थी। लुइस बोलो या फिर लुइस बोलो, जो मर्जी, उसने दी थी, ठीक है। ये आपकी थ्योरी डायग्राम से समझो तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो आपका अर्थ था, ठीक है, उसको सुप्रीम यहाँ पे नहीं माना जाता था, बल्कि मैन को यहाँ पे सुप्रीम ज़्यादा देखने को मिला। अब देखो यहाँ पे जो आपका ह्यूमन होता है, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेता है। टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप करता है, तो आपकी बुक में 3 एग्जांपल्स बताए गए हैं। देखो ह्यूमन बीइंग ने, ठीक है, क्या किया था, जो आपके आदिवासी थे उन्होंने गलती से ऐसे पत्थर को एक दूसरे के ऊपर घसीटा था। घसीटा तो क्या हुई, फ्रिक्शन क्रिएट हुई, फ्रिक्शन से हमने क्या बना ली, फायर। उन्हें पता लग गया कि हाँ ऐसे दो पत्थर को मारने से क्या आग बन जाती है, और आग हमारे वेरियस पर्पज़ के लिए यूज़ हुई। आगे हमने DNA एंड जेनेटिक्स को
समझा तो हमने बीमारी जितनी भी होती थी, आपकी डिसीजेस होती थी, उसके ऊपर कंट्रोल करना सीख लिया। एरोडायनामिक्स का ठीक है हमने लॉ पढ़ा तो हमें ये पता लगा कि हम प्लेन्स को और फास्टर कैसे बना सकते हैं। तो बेसिकली इसमें यही था, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में हम यही पढ़ते हैं कि जो आपका मैन है वो एक एक्टिव एजेंट है। नेचर यहाँ पे इतना ज़्यादा सुप्रीम नहीं देखने को मिलता। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो कल्चरल लैंडस्केप को भी क्रिएट कर रही थी यहाँ पे। मतलब क्या था, हेल्थ रिजॉर्ट्स बना रही थी अलग अलग जगह, चाहे हिली एरियाज हो वहाँ पे भी ठीक है हमने हेल्थ रिजॉर्ट्स बनाए। टूरिज्म हमने देखने को मिला। अर्बन स्पॉल्स मतलब अर्बनाइजेशन का जो कंसेप्ट था बहुत ज़्यादा देखने को मिला। एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई इस कारण। देखो, पॉसिबलिज्म या फिर आपकी ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर जो मैंने कल थ्योरी पढ़ाई, उसमें हमें यही सीखने को मिला कि जो हमारी स्टेट ऑफ नेसेसिटी होती थी ना, जैसे प्रिमिटिव सोसाइटी होती थी, हमने कैसे कैसे उसको अपनी स्टेट ऑफ फ्रीडम में कन्वर्ट कर लिया। जहाँ पे हमें फ्रीडम नहीं मिलती थी वहाँ पे अब हमें फ्रीडम मिलने लगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ भी समझ में आ गया होगा इतना। अगर यहाँ तक भी कोई डाउट है तो ज़रूर मेरे से पूछो। का जो पार्ट 1 की वीडियो है उसका ठीक है ये अब लास्ट टॉपिक है। देखो, लास्ट इसलिए है क्योंकि मुझे डिटेल में आपको पढ़ाना है, ऊपर ऊपर से बातें नहीं घुमानी, ताकि अगर कॉम्पिटिटिव के लिए जाओ यार, तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको ये तो तसल्ली रहेगी ना कि हाँ दीदी ने ये चीज़ें पढ़ाई थी तो हमें डिटेल में याद रही थी। तो ऐसा ठीक है, जितना भी पार्ट बच गया है वो मैं सेकंड पार्ट में इसको जल्दी से कवर अप कर दूँगी। तो अब हमने देखना है न्यू डिटर्मिनिज्म की थ्योरी। देखो, ये आपकी ना ही नेचुरलाइजेशन की थ्योरी है ना ही ह्यूमनाइजेशन की है। ये जो आपके न्यू डिटर्मिनिज्म की थ्योरी है बेसिकली ये क्या है, मिडिल पाथ, मध्य मार्ग। मध्य मार्ग मतलब क्या कि देखो, अगर नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन की कंडीशन रहेगी ठीक है ह्यूमंस के ऊपर, ना हम वैसे जी सकते हैं अब। ठीक है, अगर अब हमें बोल दिया जाए कि जाओ तुम बाहर गर्मी में जाओ, ऊपर से इतनी ठीक है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर राइजेस हो रहे हैं, अगर अब आपको मैं बोल दूं कि जाओ जाके खड़े हो जाओ, आप ठीक हो चल भी नहीं पाओगे, इतनी ज़्यादा धूप है। ठीक है, हमने खुद वो नेचर ख़राब किया गया है। और ना हम एक्सट्रीम पॉसिबलिज्म की कंडीशन में भी रह सकते हैं। पॉसिबलिज्म में क्या है कि हम नेचर को कॉन्कर कर रहे हैं। एक बात ध्यान में रखना, हम जितना नेचर को नुकसान पहुंचाएंगे ना उतना नेचर हमें दोबारा वापस भी देगी। हम इतने ठीक है न्यूक्लियस एनर्जी बना रहे हैं, बॉम्ब्स ठीक है विस्फोट कर रहे हैं, उससे क्या होता है नेचर को हार्म होता है। और आगे चल के एक ऐसा टाइम भी आएगा जब ये अर्थ ही नहीं रहेगी। तो जो आपका ठीक है ये ग्रिफिन टेलर था, बेसिकली इसने ही न्यू डिटर्मिनिज्म की थ्योरी दी थी। इसने बोला था कि ना हम पॉसिबलिज्म की थ्योरी में रह सकते हैं और ना हम ठीक है ये जो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन की थ्योरी है प्रिमिटिव सोसाइटी की, ना हम उसमें रह सकते हैं। तो क्यों ना हम मध्य मार्ग बना ले, क्यों ना हम एक मिडिल पाथ बना ले। तो इसने ठीक है अपनी थ्योरी को समझाने के लिए ट्रैफिक लाइट्स का यूज़ किया था, मतलब इसके सिम्बल्स को यूज़ किया था। ग्रिफिन टेलर ने बोला था कि जब आपको लगे कि अर्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है तब आप थोड़े समय के लिए रुक जाओ, देख लो कि अर्थ को ठीक है कि अब तो नहीं वो ज़्यादा कर रही। क्योंकि आप जब ठीक है विस्फोट करते हो, डेमोलाइजेशन करते हो, ठीक है बिल्डिंग्स गिराते हो, तब बहुत ज़्यादा नुकसान होता है आसपास की ठीक है जो सेटलमेंट्स होते हैं उनको भी ठीक है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इन्होंने बोला था पहले आप वो देख लो, रुक जाओ जहाँ पे अर्थ को जहाँ पे नुकसान हो रहा है। आगे जो येलो सिंबल है ट्रैफिक लाइट का, उन्होंने बोला फिर आपको थोड़ी देर वेट करनी है ताकि चीज़ें जो हों आपकी स्टेबल हो जाए। एंड जो ग्रीन सिग्नल है उन्होंने ये बताया था कि जब पूरे तरीके से जो चीज़ें स्टेबल हो जाएगी तब अपना जो आपका जितना भी वर्क होगा उसको कैरी ऑन करना। ठीक है, तो बेसिकली न्यू डिटर्मिनिज्म में यही चीज़ बताई गई थी कि आपके जो ट्रैफिक लाइट्स के सिंबल्स हैं उसमें ये शो किया गया था कि जब अर्थ ज़्यादा ख़राब हो रही है तब आप रुक जाओ, सब्र करो, और जब पूरे तरीके से वो ठीक हो जाए तब आपका जो काम होगा उसको कैरी ऑन करो, आराम से जो आपको करना है करो। तो ये जो थ्योरी थी ग्रिफिन टेलर ने दी थी, इसको न्यू डिटर्मिनिज्म बोला जाता है। इसका सेकेंड नाम स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी है। गो एंड स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म मतलब कैसे कि जब अर्थ ख़राब हो रही है तब आप रुक जाओ, फिर वेट करो, और जब पूरे तरीके से ठीक हो जाए तब आप काम करना शुरू करो। इसलिए ठीक है इसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी बोला जाता है। ये जितना भी मैंने यहाँ पे लिखा है, जितना भी मैंने आपको समझा दिया है वही ठीक है बात ने यहाँ पे लिखी है। मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट था न्यू डिटर्मिनिज्म का, ये ग्रिफिन टेलर ने दिया था, जिसको मध्य मार्ग भी बोला जाता है। किसके बीच में मध्य मार्ग? जो आपके एनवायरनमेंट डिटर्मिनिज्म की पॉलिसी थी एंड पॉसिबलिज्म की जो थ्योरी थी उसके बीच में।
इन्होंने इस थ्योरी का नाम नियो डिटर्मिनिज्म रखा और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी इसको बताया। ठीक है, इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट जो आपके ट्रैफिक लाइट्स हैं, जो आपके सिग्नल्स होते हैं रेड येलो ग्रीन, ठीक है, उनको यूज़ करके बताया गया था। ये भी मानते थे कि अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करोगे, ये कॉन्सेप्ट को यूज़ करोगे, ना ही हमारे पास एब्सोल्यूट नेसेसिटी आएगी। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि पॉसिबिलिज्म एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे स्टेट ऑफ नेसेसिटी मूव हो रही है स्टेट ऑफ फ्रीडम के साथ, ना ही आपकी प्रिमिटिव सोसाइटी वाली सिचुएशन आएगी और ना ही आपके पास एब्सोल्यूट फ्रीडम आएगा। और इसी दौरान, ठीक है, हम अपने नेचर के ऊपर उसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और अपना काम भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसी के साथ, ठीक है, ये आपकी थ्योरी भी समझ में हो मैंने थ्योरी भी कवर अप करवा दी है। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है बिना झिझक, ठीक है, मेरे से पूछो, कमेंट सेक्शन में जाओ पूछो। नोट्स लेने हैं वो भी मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, ठीक है, डले हुए हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और हाँ यार, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, इवन अगर आपने मुझे कोई सजेशन देना है कि दीदी थोड़ा और डिटेल में करवाओ, वैसे तो मैं पूरा डिटेल में करवाती हूँ। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह जाती है, कोई और सजेशन देना है कि दीदी आप ज़्यादा स्पीड में बोलते हो, कम, थोड़ा सा आवाज़ थोड़ी सी कम रखो, तो उसके ऊपर भी मैं वर्क करूँगी। ठीक है, बस आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो, समझ लेते हो आप, ठीक है, सारी चीज़ें, सारा कंसेप्ट भी बता देती हो, तो मेरी मेहनत के लिए, जस्ट मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी के साथ मैं पार्ट 2 भी जल्दी लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।